दाल का अकाल पैदा करने के लिए सिंगापुर से अफ्रीका तक कैसे रची गई साजिश। समंदर के रास्ते दाल लाने वाले जहाजों की क्यों कम करवा दी जाती थी रफ्तार। विदेशी कंपनियों से लेकर घरेलू धंधेबाजों ने कैसे किया दाल को महंगा करने का खेल। बाजार में दाल की नकली किल्लत पैदा करके किन बड़ी मछलियों ने की मुनाफाखोरी। – 2015 में हुए दाल के काले खेल पर इनकम टैक्स विभाग की हैरान करने वाली तफ्तीश। जी बिजनेस पर दाल के दलालों का सबसे बड़ा पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश दाल में काला है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बड़ी खबर की और एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है दालों को लेकर, जो रिपोर्ट देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। 2015 में आपकी थाली से दाल गायब नहीं हुई थी, बल्कि दाल गायब की गई थी। याद है ना आपको वो दिन जब आपको 200 रुपये प्रति किलो के भाव पर दाल खरीदने को मजबूर कर दिया गया था। वजह दाल की किल्लत नहीं थी, रची गई थी एक बड़ी साजिश, न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी, और बदल गई थी एक सूबे की सियासत भी। जरा गौर से देखिएगा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दाल में काले कारोबार का बड़ा पर्दाफाश। इनकम टैक्स रिपोर्ट में बड़ी साठगांठ का खुलासा। देश विदेश में होती थी दाल की जमाखोरी। साठगांठ कर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंचाया गया भाव। बिहार चुनाव में जिस दाल की वजह से बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, उस दाल का गुनहगार आखिर कौन था? क्या वाकई सरकार जिम्मेदार थी या फिर सरकार की आड़ में कोई और चांदी काट रहा था? इसका खुलासा इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट में हुआ है। जी हां, जब हम और आप दाल की कीमतों में महंगाई का रोना रो रहे थे, तो कोई इसी महंगाई पर चांदी काट रहा था। कुछ बड़े घरेलू और विदेशी कारोबारियों ने दाल महंगी करके मोटा मुनाफा कमाने की पूरी साजिश रच डाली और आपकी थाली से दाल गायब हो गई। अब जरा देखिए साठगांठ का ये गठजोड़। दाल के कारोबार को अंजाम देने के लिए 3 स्तर पर तैयारी की गई थी। लेवल 1 में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल थीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को कंट्रोल करती थी। इसमें ग्लेनकोर ग्रुप, ईटीजी ग्रुप, एडलवाइस ग्रुप शामिल था। ये कंपनियां घरेलू और विदेशी बाजार में दालों की जमाखोरी करती थीं, जिससे मार्केट में सप्लाई कम रहे और दाम बढ़े। दाम ऊपर रखने के लिए वायदा बाजार को भी इस्तेमाल किया गया। एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स में दाल में लॉन्ग पोजीशन ली गई ताकि भाव ऊपर बना रहे। लेवल 2 में घरेलू कंपनियां शामिल थीं, जो दाल की खरीद और जमाखोरी करने के अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टॉक के धीरे धीरे बाजार में उतारती थी। इसमें जिंदल ग्रुप, जिसमें दलीप जिंदल, प्रदीप जिंदल और जिंदल एग्रो शामिल था। इसके अलावा सुपीरियर ग्रुप, मनोज अग्रवाल, एसवी एग्री ट्रेड, शार्प इस काले खेल में शामिल थे। लेवल 3 में एंट्री ऑपरेटर शामिल थे, जिनका काम विदेशी कारोबारियों को बोगस बिल मुहैया कराना था, जिसके जरिए कम मुनाफा दिखाकर टैक्स चोरी की जाती थी। इसमें मनोज अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि इंपैक्स, पार्थ इंटरनेशनल, गायत्री मां, गन इंटरप्राइजेस और चार्ल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। दरअसल ये सारा खुलासा इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर छापेमारी से संभव हो पाया। इनकम टैक्स ने 2015 से 2016 तक दिल्ली, मुंबई, नागपुर समेत बड़े शहरों में 500 कंपनियों पर छापेमारी की। 1000 पन्ने से ज्यादा की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ग्लेनकोर ने कई कंपनियों के साथ साठगांठ कर दाल की कीमतों में आग लगा दी। दाल की कीमतों में तेजी का खेल जनवरी 2015 से ही शुरू हो गया था, जो पूरे साल चलता रहा। सरकार और जानकार इसे मानसून और सप्लाई में कमी का नतीजा समझते रहे और उधर काला कारोबार बदस्तूर जारी रहा। जनवरी 2014 के मुकाबले उड़द, तुअर, मूंग और मसूर दाल का रिटेल भाव 15 से 30% तक बढ़ गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने तक मई 2015 में भाव
64% तक उछल गया और तुअर दाल का भाव 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गया। 2014-15 में दलहन का उत्पादन करीब 13 लाख टन घटकर 184 लाख टन रहा और जैसे ही सरकार ने मांग पूरी करने के लिए इंपोर्ट का फैसला लिया, मुनाफाखोरों का खेल शुरू हो गया। क्योंकि बड़े पैमाने पर इंपोर्ट प्राइवेट कंपनियां करती हैं, ऐसे में इन कंपनियों ने अपने हिसाब से घरेलू बाजार में इंपोर्टेड दालों की सप्लाई को मैनेज किया। यहाँ तक कि समंदर के रास्ते दालों का जो शिपमेंट आता था, उन्हें निर्देश दिया जाता था कि जहाज की रफ्तार धीमी कर दो ताकि दाल देर से पहुंचे। इतना ही नहीं, कंपनियां आपस में साठगांठ करके माल का बड़ा हिस्सा खरीद लेती थी ताकि मार्केट में नकली किल्लत पैदा की जा सके। लेकिन आखिरकार इनकम टैक्स विभाग की तफ्तीश में दाल की दलाली में शामिल हर शख्स, हर कंपनी और हर ठिकाने की पहचान हो चुकी है। दीपू राय के साथ मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से दाल के काले कारोबार को अंजाम दिया गया है और इस खास चर्चा में हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपू राय हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी तफ्तीश को सामने लाया है। हमारे साथ विजय सरदाना हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और अब आपको दिखाते हैं कि जी बिजनेस ने जो ये बड़ा खुलासा किया है, इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है और जी बिजनेस के इस बड़े खुलासे के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने इस घोटाले में शामिल कंपनियों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हम लोग तो शुरू से ही कहते हम लोगों ने स्टॉक लिमिट लगा दिया था। हम लोग तो बार बार कहते थे कि जी इसमें 2 आदमी का जो डिपार्टमेंट का काम है जांच करने के बाद रिपोर्ट देता है। हम लोग तो रोज पब्लिक से मिलते रहते हैं, तो हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि जो जमाखोर लोग हैं उनके कारण हो रहा है, जो इंपोर्टर लोग हैं उनके कारण हो रहा है। हम लोगों ने स्टॉक लिमिट लगा दिया था। राज्य सरकार को हम लोगों ने कहा था उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करो, तो हम लोग तो राज्य सरकार को पावर दे ही दिया था। कार्रवाई करने का अधिकार तो राज्य सरकार को है। तो आपने सुना खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि जिन कंपनियों के नाम इस खुलासे में सामने आए हैं, उन कंपनियों ने अपना जवाब भी दिया है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये हम आपको दिखाएंगे बुलेटिन में आगे, लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपू राय मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि आपने इनकम टैक्स की पूरी रिपोर्ट को देखा है और किस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, कितना बड़ा ये गंभीर मामला है, और जब आपने रिपोर्ट की तफ्तीश की तो और कौन कौन सी नई बातें आपको मिली हैं इस पूरी रिपोर्ट में? देखिए मृत्युंजय, सबसे बड़ी बात की ये अप्रेजल है। हम सेकेंडरी रिपोर्ट पर नहीं, हम प्राइमरी रिपोर्ट बता रहे हैं जी बिजनेस पे, और हम बता रहे हैं ये उसकी एक बानगी भर है। 4 जिल्दों की ये जो रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो 3 MNCs हैं, इन्होंने कार्टेल बनाया ग्लोबल लेवल पर, घरेलू और भी बाकी जो जिंदल ग्रुप है और इस तरह के लोगों के साथ घरेलू लेवल पर, इसके साथ साथ जो एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके साथ, इनके सारे के नाम, और जी बिजनेस इनके एक एक मेल को जो ये बार बार अपने रिस्पॉन्सेज में ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है ये कंपनीज कि नहीं हम तो उड़द में करते थे, इसमें नहीं करते थे, और इन्होंने इंटरनली जो कम्युनिकेट किया है, एक बड़ा कार्टेल खुलासा हो रहा है। शायद वो बात अभी हमने उनको सामने नहीं लाई है। मैं आपको बता दूं मृत्युंजय कि किस तरह से ETG और ग्लेनकोर जो 2 टॉप कंपनीज हैं, इन्होंने आपस में कोरिलेशन ऐसे किया कि 51% ग्लेनकोर ने ETG के लिए ऑफर किया ठीक उसी टाइम पे, और ये इसलिए कि जहां पे इनको कंपीट करना चाहिए था वहां ये मोनोपोलाइज कर रहे थे पल्स मार्केट को। और आप ये कह देंगे कि मैं उड़द में नहीं था। एक एक मेल बताएं, प्रवीण डोंगरे का मेल जिसमें कि ये बता रहे हैं कि कैसे ETG को वो फाइनेंस करेंगे। टोटल जो अमाउंट है जी बिजनेस इस सीरीज को आगे करेगा, लेकिन हमारा पहला पर्सपेक्टिव ये था कि जो कंपनी अपने को बता रही है पाक साहब, वो ठीक है, हमारा इनकम टैक्स अप्रेजल का ये एक रिपोर्ट है, एलिगेशन आप समझ लीजिए इनकम टैक्स की ओर से, लेकिन ये एक सरकारी संस्था है। 132 के तहत सर्च की है आपके सारे ठिकानों पे 2 साल पहले, और उसके बाद ये हार्ड वर्क करके इनकम टैक्स ऑफिशियल ने रिपोर्ट तैयार की है। इसको यूं ही आप नहीं चुटकी में हटा देंगे। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप अपने जो भी आपके लोग शामिल हैं
उनसे आप बात करिए, उनके सारे ईमेल्स देखिए कि उन लोगों ने कैसे एक तरह से साजिश रची है और किस तरह से इसको दाल की कीमतों को बढ़ाने में। और शुरुआत में आपको बता दूं कि जो सूखे की बात कही जाती है, ये लोग 4 साल पुरानी भी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। इनको पता होता है कि मौसम कैसा रहेगा, ये वेदर को एक तरह से जज करते हैं और उसके बाद स्ट्रेटजी लेते हैं और लो प्राइसेस पर प्रोक्योर करते हैं लोकल ऑपरेटर्स के जरिए। कोई जरूरी नहीं कि इंपोर्ट करके ही लाए वो, ये लोकल लेवल पर भी मिलर के साथ इनके साठगांठ है। इसमें इंटरनल जो एक एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके साथ किस तरह से बातचीत चल रही है, ये सारा ब्यौरा है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत गंभीर है, जो आज भी शायद चल रही होगी, कोई और कंपनी कर रही होगी, लेकिन जो इनकी टैक्टिक्स है, तो पहले जिस सेफगार्ड पे जा रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और इसमें सरकार की ओर से और खासतौर से इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई बड़ी मजबूती के साथ की है। बिल्कुल, तो काफी बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है, आगे भी होने की संभावना है। और आपको हम बता दें कि 2 साल पहले यानी 2015 के इस खुलासे को हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं, हम सरकार और बाजार को आगाह करना चाहते हैं कि यह सिर्फ मामला दाल में नहीं बल्कि बाकी कमोडिटी में भी हो सकती है। तो एहतियातन सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, बाजार को अलर्ट रहना चाहिए कि कब यहां पर किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। कभी दाल की बारी आती है, कभी चीनी की बारी आती है, कभी तेल की बारी आती है। और इसलिए एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक इन खबरों को पहुंचाएं, ताकि आगे जब आपको कभी किसी कमोडिटी की कीमतों में तेजी दिखे या मंदी दिखे तो आप इस बात पर भी गौर करें कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हैं। मिस्टर हुसैन, मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि आप उस समय कृषि सचिव थे, इतना बड़ा गेम प्लान चल रहा था दाल कीमतों में तेजी लाने के लिए, एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया गया, NCDX जो कि एग्री वायदा का सबसे बड़ा एक्सचेंज है उस पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया गया ताकि बाजार में कीमतें ऊंची दिखे, इसके लिए वहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया गया। साफ तौर पर इस बात में रिपोर्ट में यह कही गई है। और इंटरनेशनल मार्केट को यहां पर मैनेज किया गया मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को कम रखा जा सके। इतना बड़ा गोलमाल चल रहा था, आप उस समय सचिव थे, क्या भनक नहीं लगी सरकार को? ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मैनिपुलेशन के तहत दामों में इजाफा हुआ था, बल्कि 2 साल से 14-15 में और 15-16 में दोनों सालों में बहुत भयानक सूखे की स्थिति थी। खरीफ में दालों के उत्पादन में कमी हुई थी और उसकी वजह से ये प्राइस राइज हुआ था। और उसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि दालों की ट्रेड में कोई कार्टेल्स थे। तो अगर समय होगा तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात सरकार के सामने थी कि बारिश की कमी की वजह से दालों के दामों में इजाफा हो सकता है, लेकिन इजाफा सिर्फ तूर और उड़द में देखा गया था। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी कई वजह जिम्मेदार हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर दीपू कह रहे थे कि ये नेक्सस इतना आसान नहीं था, मानसून तक को मैनिपुलेट किया जा रहा था। यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें तो समंदर से लेकर के आसमान तक को मैनेज किया जा रहा था जिससे दाल कीमतों को मैनिपुलेट किया जा सके। समंदर में इसलिए कि वहां पर शिपमेंट को डिले कराया जा रहा था और आसमान में इसलिए कि वहां पर मानसून की खबरों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। और यही वजह है कि जनवरी 2015 में 100 रुपए प्रति किलो बिकने वाली तुअर की दाल अक्टूबर आते आते 200 रुपए प्रति किलो के पार चला गया इसका भाव। इसके लिए जिम्मेदार सप्लाई नहीं थी बल्कि एक बड़ा मैनेजमेंट था जो इंटरनेशनल मार्केट से लेकर के डोमेस्टिक मार्केट में किया गया था। अब आपको दिखाते हैं जिन तमाम कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं, उन कंपनियों को हमने ईमेल किया, हमने उन्हें फोन भी किया, हमने जानना चाहा, उनके प्रतिनिधि को बुलाना चाहा अपने शो में। रिटर्न रिप्लाई आया है उन कंपनियों की तरफ से, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं NCDX का जवाब। और NCDX ने यह कहा कि एक्सचेंज ने IT डिपार्टमेंट को पूरा कोऑपरेट किया है और जो आरोप यहां पर गोलमाल का लगाया गया है वो आधारहीन है। एक्सचेंज पर कार्टेलाइजेशन का आरोप पूरी तरह से गलत है, आधारहीन है और एक्सचेंज पूरी ईमानदारी से काम करता है, सर्विलांस सिस्टम मजबूत है। और ये बात भी NCDX ने कही है कि NCDX के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ चने का वायदा कारोबार उस समय होता था। अभी भी, हालांकि अभी तो कोई दाल की ट्रेडिंग नहीं होती है फ्यूचर में, लेकिन उस समय चने का वायदा कारोबार होता था, तुअर और उड़द का वायदा कारोबार नहीं होता था। ये दलील एक्सचेंज की तरफ से दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि कुछ दूसरी कंपनियों ने इस पूरे मामले में क्या दलील दी है और उनका क्या कहना है इन आरोप के ऊपर। जो IT डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लगी है उस पर अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग सफाई यहां पर दी है। और ग्लेनकोर ने यह कहा है कि ग्लेनकोर का काम उड़द और तुअर में नहीं है, इसलिए यह आरोप लगाना गलत है कि उड़द तुअर की कीमतों को मैनेज किया गया है।
ये बात ग्लेनकोर ने कही है और एडलवाइस ने भी ये कहा है कि एडलवाइस के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आधारहीन है, इस आरोप का कोई बेस नहीं है। और एडलवाइस ने ये कहा है कि एजेंसियों को पूरा सपोर्ट यहाँ पर किया गया है। विजय सरदाना, एक जो बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि 2014-15 में दाल का उत्पादन करीब 13 लाख टन घटा था और सरकार ने जैसे ही यह फैसला किया कि अब इंपोर्ट के जरिए सप्लाई को पूरा किया जाएगा, वहीं पर पूरा गेम प्लान बदल गया और वहीं पर गोलमाल का खेल शुरू हो गया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो मोनोपोली है इंपोर्ट को लेकर के प्राइवेट कंपनियों की, उसको तोड़ा जाए और ऐसे में क्या सख्ती बरतनी चाहिए ताकि जिस तरह से इसको मैनेज किया गया है ये नेक्सस को तोड़ा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो दाल का प्रोडक्शन बेस है, जैसे इंडिया में है वैसे पूरी दुनिया में भी बहुत फ्रेगमेंटेड है। छोटे किसान हैं जो दालें उगाते हैं और वहाँ जिन कंपनियों का संगठन है, जिनका प्रोक्योरमेंट बेस है, वही लोग प्रोक्योर कर पाते हैं और बाकी लोग उनसे खरीदते हैं। अब अफ्रीका है, बर्मा है, कनाडा है। कनाडा की आप बात छोड़ दें, वहाँ ज़रूर बड़े फार्म्स हैं, लेकिन बाकी जगह सब छोटे फार्म है और वहाँ पे अपनी लोकल ट्रेड का एक रोल रहता है। जो बात इस रिपोर्ट में आई है, अभी ये मानना पड़ेगा कि ये असेसमेंट इनिशियल रिपोर्ट है, अभी इसमें और भी कार्रवाई हुई होगी। दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जैसा कि सब जो जिन लोगों का नाम आया उन्होंने कहा है कि हमारा इसमें रोल नहीं है, हम पाक साफ हैं। तो क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई है इनकम टैक्स से, क्या ये तथ्यों पे आधारित नहीं है? अब ये सरकार को प्रूव करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सामने आई हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, जो ईमेल्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, अगर ये पूरी रिपोर्ट तथ्यों पे आधारित है तो जो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं उनको भी ये सामने कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा कि वो अगर पाक साफ है तो उन्होंने कैसे किया, क्या किया। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी इंपोर्ट की, कार्टेलाइजेशन की, देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भारत सरकार की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप सीधा 1 लाख या 50,000 टन का इंपोर्ट करेंगे। इतना माल एक साथ बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं मिलता है। और ये हमें समझना पड़ेगा, जिसके पास भी माल है वो तुरंत, और जिसके पास पैसा है, जैसे हमने देखा कुछ फाइनेंशियल कंपनीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने तुरंत फंडिंग की होगी उन कंपनियों को कि आप माल ना दें, आप हमें ट्रांसफर कर दें, जब जरूरत होगी हम इसको आगे जिस रेट पे चाहेंगे हम बेचेंगे। तो सरकार को ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी होगी। और इनफैक्ट आपने पॉलिसी की बात की और पॉलिसी पर ही हम रिएक्शन ले रहे हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का। मिस्टर हुसैन, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि आप पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट जब होता है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल नेक्सस भी होता है? देखिए, पहले देखें होर्डिंग हम किसको कह सकते हैं। अगर विदेशों के बाज़ारों की हम बात करें तो विदेश के बाज़ार में दाल कोई कंट्रोल्ड कमोडिटी नहीं है, ना उसके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट है, ना उन देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ से तूर दाल आती है, जहाँ से येलो पी आती है, या म्यांमार में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ से तूर दाल आती है, वहाँ पर कोई स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए होर्डिंग लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही हो सकती है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने दामों में इजाफे के मद्देनज़र जो रिलीज़ मैकेनिज़्म है, जो इंडिया को एक्सपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, उसमें कुछ मध्यम गति लाए हों, ये मुमकिन है। लेकिन अब उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई होर्डिंग करी। जहाँ तक देश के अंदर का सवाल है तो हमारे यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में उसी वक्त सरकार ने स्टॉक लिमिट्स को घटा दिया था और जगह जगह एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत रेट डाले गए थे। देखिए, कृषि मंत्रालय का इस संबंध में ये व्यू रहा है कि आपको किसानों और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। आप इन्फ्लेशन को खाली किसानों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि दालों के दाम इतने गिरे हुए हैं कि किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल पा रहा है। तो अब इन दोनों में बैलेंस करना सरकार के लिए एक मुश्किल टास्क होता है और उसके लिए सरकार कोशिश करती है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर कभी लगाने की जरूरत पड़ भी जाए तो उसको फौरन रिव्यू करना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ देरी हो जाती है और उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के मिसमैच की वजह से किसान को नुकसान होता है। जी लेकिन दीपू, जो बात यहाँ पर सिराज हुसैन कह रहे हैं कि ये कहना कि होर्डिंग हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ठीक नहीं होगा,
लेकिन आईटी की इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट को मैनेज किया गया, शिपमेंट को डिले किया गया ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई क्रंच के हालात बने रहें। और कुछ कंपनियों का ये रिस्पॉन्स है कि एक रूटीन सर्वे था। आप लोग चूंकि लगातार इनकम टैक्स को कवर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को कि जो रेट था इसका नेचर क्या था, क्या एक रूटीन था या फिर कहां तक पहुंचती आईटी डिपार्टमेंट की इस पूरी जांच में? देखिए, मृत्युंजय बताऊं कि जब कैबिनेट की मीटिंग होने लगी थी और जब दाल की प्राइसेस तेजी से एस्केलेट करने लगी थी, उस समय ये एक टीम बनी झंडे रोलान के DIT 1 में, जिसने उसको लीड किया और एक सॉलिड ये शायद पूरा आउटकम उसी का है जो अप्रेजल रिपोर्ट आई। उसने 132 के तहत सर्च किया डिफरेंट प्लेसेस पे, दिल्ली सहित जितने भी बड़े सेंटर हो सकते हैं। तो उसके बाद कुछ जगह सर्वे जरूर हुआ, लेकिन सर्वे एक सेकेंडरी पार्ट था। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे ये उसका पेज है उस रिपोर्ट का, ओरिजिनल रिपोर्ट का। मनी लॉन्ड्रिंग को बोल रहा है और ग्लेनकोर एग्जीक्यूटिव्स मेनी ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एसोसिएट एंटिटीज इन ओवरसीज मार्केट, नॉट एट ऑल ट्रेड्स आर सेटल्ड थ्रू डिलीवरी। और आप फिर ये मेल अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो शायद ये सारे जो सफाई दे रहे हैं उसका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कार्टेल नहीं था। आप एक एक चीज में बता सकते हैं जिसमें वो एओ जो है असेसिंग ऑफिसर वो रिकमेंड कर रहा है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलाए जाने चाहिए, इनके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट चलना चाहिए, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए, क्योंकि एविडेंसेस सारे हैं, SMS हैं उनके। तो आप केवल ये बता के कि मैं इस जगह पे ट्रेड नहीं कर रहा था, एक रूटीन सर्वे था, एक बहुत ही लोग एक तरह से कहा जाए प्रोफाइल रखना इस पूरी रिपोर्ट को, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत चौंका देने वाली है और बहुत बड़ी रिपोर्ट है। बिल्कुल, इसकी परत और खुलेगी और ये खुलासा हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच सेबी ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है और जी बिजनेस के खुलासे के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी भी एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक दाल घोटाले पर सेबी भी पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक सेबी इस गोरख धंधे में कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की जांच कर सकता है। यह हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। NCDEX पर लॉन्ग पोजीशन के जरिए दाल कीमतों में हेराफेरी का आरोप है। लॉन्ग पोजीशन के जरिए दाल कीमतों में तेजी दिखाने की कोशिश हुई थी, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। इस पर सेबी की नजर है। मिस्टर सरदाना, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा, संक्षेप में, चूंकि आप मार्केट को लगातार ट्रैक करते हैं, इस मामले में अगर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ती है तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है नियमों के तहत? देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट हमने पढ़ी है और आंकड़े देखे, बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन दिखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही है कार्टेलाइजेशन की, तो कार्टेलाइजेशन में अगर आप देखें तो जो हमारा कंपटीशन एक्ट है उसके सेक्शन 2C में बहुत क्लियरली कार्टेल की डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड है। और अगर मैं ये कहूं कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट इस बात को अगर प्रूव कर देती है कि ये कार्टेल था और ये जिस तरह से भी चीजें सामने आ रही हैं, तो सेक्शन 27B के तहत एक पेनल्टी क्लॉज है जिसमें जितना प्रॉफिट इन कंपनियों ने कमाया उसका 3 गुना इनको फाइन लग सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अब सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी जो IT डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई करी है, अगर ये सत्य है और तथ्यों पर आधारित है, पूरा एविडेंस है, पूरी सरकार को कॉन्फिडेंस है, तो अब ये देखना होगा कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है कार्रवाई करने की, ताकि आने वाले समय में लोग इस तरह के कार्टेल्स ना करें और जो जिस तरह से कमोडिटी मार्केट है वो उस तरह में मैनिपुलेशन में ना जाए। तो ये अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या करती है। सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल होगी। मिस्टर सरदाना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2015 में दाल का जो खेल हुआ है ये बीजेपी पर भारी पड़ा था और बिहार चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो निश्चित तौर पर दाल एक बड़ा मुद्दा था। तो उम्मीद है इस बात की कि सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई की रफ्तार तेज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सरदाना आपका, सिराज हुसैन आपका और दीपू आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।